हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब सुब्रा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग बात कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आगे बहुत सारे वैकेंसी जो है फॉर लैबोरेटरी टेक्नीशियंस ऑलरेडी आ चुका है। जैसे एमपी में ग्रुप 5 का एग्जामिनेशन, ईएसआई एग्जामिनेशन इन ओडिशा एज वेल एज राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप लोगों का वैकेंसी आ चुका है। और आगे भी ऐसा ही बहुत सारे प्लेसेस में, जैसे कि एम्स वगैरह में भी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों ने पहले सारे जो वीडियोस है अगर नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग बिल्कुल जाके देख सकते हैं। और बाकी अगर आप लोग सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आप लोगों को नोट्स जो है आप लोगों को मिल जाएंगे ऑन क्लासेस, जो कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं विदाउट एनी डिले, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। So the first question here is, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, which of the following organelles digest the old organelles that are no longer useful to the cells? So the question here is cell के ऊपर है। ठीक है, तो सेल आप लोगों को पता ही होगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ का जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब ये एक ही यूनिट है जो कि आप लोगों का रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, सारे सब कुछ जो होता है एक ही यूनिट में आप लोगों का कंप्लीट हो सकता है, एंड दैट इज नॉन अदर देन दैट इज द सेल। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सेल ऑर्गेनेल्स को, तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, सो दे आर द पार्ट्स ऑफ द सेल, दे आर प्रेजेंट इन द इनसाइड द सेल्स, inside the cell cytoplasm you can say it as। ठीक है, so बहुत सारे cell organelles are also there। so first one is the ribosomes, lysosomes, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं which are they are present in the cell cytoplasm। बट आपको ये एक ऐसा ऑर्गेनेल के बारे में बताना है, so name one of the organelle which digest the old organelles। मतलब ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन इसका काम यही होता है जितने भी सारे ओल्ड, ठीक है, ओल्ड जितने भी सारे ऑर्गेनेल हो जाएंगे, ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा। इट हैज द कैपेसिटी टू एनगल्फ, व्हाट इट विल एनगल्फ, इट विल एनगल्फ द सेल ऑर्गेनेल्स एंड ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स को इट कैन एनगल्फ। ठीक है, सो दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द सेल्स। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनेल को मतलब ये डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा तो कोई भी काम होगा नहीं ऑफ द सेल्स। सो इसीलिए जो कि ओल्ड ऑर्गेनेल है, दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल, जिसका अभी आगे कुछ काम है ही नहीं, सो ये वाला जो ऑर्गेनेल होता है ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है। सो द ऑप्शंस आर राइबोसोम्स, ओके, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल्स। तो राइबोसोम्स होता है, क्या होता है आप लोगों को पता होगा, दे हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये हेल्प करता है, बहुत ही हेल्प करता है। और आप लोगों को पता होगा जो और एक भी सेल ऑर्गेनेल होता है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होता है उसका? दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेयर जो ऐसे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके सरफेस के ऊपर ये वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया क्या? सो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेयरएज जो भी ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आप लोगों को पता चल गया यहीं पे कि द वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल दैट इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। ओके, वेरी गुड, एंड विल स्किप दैट। जो नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, that is lysosomes, we will skip for some time, right? And the third option में दिया है, that is a mitochondria। So what are mitochondria? Mitochondria is also one of the organelle, right? So mitochondria is also one of the organelle which is the powerhouse of the cell। कौन सा हाउस? पावर हाउस ऑफ द सेल। बिकॉज ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछता ही रहता है कि which is the power house of the cell which provides energy to the cell। बिकॉज अल्टीमेट हम लोगों को चाहिए एनर्जी, है ना? इतने सारे प्रोसेसेस वगैरह क्यों हो रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली दैट ऑफ द एनर्जी, राइट? सो पावर हाउस ऑफ द सेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? एंड नेक्स्ट इज द सेंट्रियोल्स, इट इज आल्सो सेल ऑर्गेनेल। तो क्या गाइस आप लोगों को पता है ये वाला क्वेश्चन का आंसर कि which is the cell organelle which digest the old cell organelles that are no longer useful to the cells? So ऑप्शन नंबर बी को हमने स्किप किया था, राइट?
ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिया है लाइसोसोम्स। क्या इसके बारे में किसी को पता है? व्हाट आर लाइसोसोम्स? सो लाइसोसोम्स आर आल्सो वन ऑफ द not a one of the lysosome is the cell organelle which digest the old organelles। ठीक है, lysosomes has the capacity to engulf that old products, old cell organelles of the cells। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइसोसोम्स। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को रिगार्डिंग सेल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन था। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन हियर इज membraneless organelle of the cell are। Now this question are also from cell chapter, right? So this second question जो होता है ये भी होता है आप लोगों का सेल चैप्टर से। तो सेल चैप्टर में एक ऐसा ऑर्गेनेल का नाम पूछा है जिसके पास मेम्ब्रेन्स नहीं होते। क्या नहीं होता? मेम्ब्रेन नहीं होते। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा व्हाट आर मेम्ब्रेन्स। सो मेम्ब्रेन्स गिव्स द प्रोटेक्शन, इट इज अ कोटिंग ओवर एवरीथिंग, राइट? तो कोई भी चीज आप लोग देख लो, उसका जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन। सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन होता है, यस और नो? यस और नो? सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन होता है, बट द क्वेश्चन हियर इज सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल क्या है जिसके पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं? आई मीन मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स। क्या गाइस आप लोगों को पता है? कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर पता है? जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, कि ऐसे कौन से होते हैं मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल्स? इट विल बी ए एंड सी। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है आप लोगों को सेंट्रियोल्स, एज वेल एज ऑप्शन नंबर सी पे आप लोगों को दिया गया है राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स एज वेल एज द सेंट्रियोल्स बोथ आर द ऑर्गेनेल्स व्हिच डोंट हैव द मेम्ब्रेन। सो दीज आर द मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये ऐसा है, which is the acidic dye। so this question होता है आप लोगों का डाई के ऊपर। डाई होता है आप लोगों को क्या होता है? डाई जो होता है इट हेल्प्स इन द स्टेनिंग। तो स्टेनिंग में आप लोग बहुत टाइप का डाई यूज करते हो, जैसे कि एचई में आप लोग कौन सा डाई यूज करते हो? जैसे कि हीमोटॉक्सिलिन हो गया, यूसिन हो गया, 2 स्टेन्स होते हैं। वैसे पाप स्टेन अगर आप लोग देखें तो वहां पे आप लोगों को OG6 मिल जाएगा, ये 36 मिल जाएगा। तो ये सारे स्टेन्स डाई होते हैं। तो वैसे ही तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिया गया है, 4 ऑप्शंस, ठीक है, अज़्योर दिया गया है, टल्युइन ब्लू दिया गया है, यूसिन दिया गया है, मिथिलिन ब्लू दिया गया है। ये 4 के 4 ऑप्शंस जो होते हैं, ये कौन सा वाला डाई है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इट इज द एसिडिक डाई हियर। कौन सा वाला हो जाएगा आप लोगों का एसिडिक डाई? तो आप लोगों ने रोमानस के स्टेन के बारे में पढ़ाई किया होगा। एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल विल टेक द बेसिक डाई एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जो सेल का जो एसिडिक पार्ट होता है ना, इट विल बी स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। तो हमारा जो होता है एसिडिक डाई यहाँ पे पूछा है कौन सा है, जो कि हमारा जो होता है बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। तो बेसिक पार्ट ऑफ द सेल कौन सा होता है? सेल साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली सेल साइटोप्लाज्म होता है आप लोगों का बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। तो इसको एक एसिडिक डाई जो होता है इट विल स्टेन दैट। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा वाला ये 4 ऑप्शन में से ऐसा है जो कि आप लोगों का एसिडिक है, व्हिच विल स्टेन द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। सो गाइज अगर आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईओसिन। कौन सा हो जाएगा? ईओसिन हो जाएगा। ईओसिन इज द एसिडिक डाई व्हिच विल स्टेन द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज द सेल साइटोप्लाज्म। थोड़ा सा पिंकिश कलर का नहीं दिखता आप लोगों को? ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का ईओसिन। ईओसिन का कलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विदाउट एनी डिले। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरे से कुछ जानकारी आप लोगों को मिल रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज द मोर्डेंट यूज्ड इन H&E स्टेन। मोर्डेंट पूछा है और H&E स्टेन का मोर्डेंट पूछा है। सो व्हाट आर H&E स्टेन? H refers to hemotoxylin and E refers to eosin. So hemotoxylin and eosin stain mainly आप लोग कहाँ पे यूज करते हो? In the histopathology section as well as in the cytopathology section, right? So question here is mordant कौन सा यूज होता है in the histopathology lab? तो in the hemotoxylin and eosin staining। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत, जैसे कि आप लोगों को ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एलम दिया है, केमेनोफोर दिया है, ऐसे बहुत सारे जो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइए जल्दी से सब लोग मेरे को बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो एलम एक ऐसा चीज होता है
जो कि आप लोगों का एक मोर्डेंट होता है इन H&E10, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलम। तो एलम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो दैट इज द एल्यूमिनियम अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये होता है, और ये क्यों यूज होता है, इट्स जस्ट बिकॉज कि इट हैज द मोर एफिनिटी टुवर्ड्स अ डाई, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग स्टेनिंग करते हैं ना, तो स्टेनिंग के टाइम पे हम लोगों को ये चाहिए होता है कि हमारा जो स्मीयर है या फिर हम लोगों का जो टिश्यू सेक्शन है ये अच्छे से मतलब अपना जो स्टेन है अच्छे से ले लें, ताकि हम लोगों को पता चल सके कौन सा साइटोप्लाज्म कौन सा न्यूक्लियस। इसीलिए तो हम लोग स्टेनिंग करते हैं, यस और नो। तो स्टेनिंग का जो मेन पर्पस होता है कि सेल साइटोप्लाज्म को आइडेंटिफाई करना, सेल न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करना, अब नॉर्मल सेल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, इस चीज के लिए हम लोग स्टेनिंग करते हैं। तो स्टेनिंग का जो एफिनिटी है, मतलब डाई के लिए जो एफिनिटी है, डाई अच्छे से अट्रैक्टेड टुवर्ड्स होगा, मतलब टुवर्ड्स सेल्स या फिर आप लोगों का जो टिश्यूज है, तभी ना जाके आप लोगों को पता चल गया कौन सा सेल न्यूक्लियस होता है, कौन सा सेल साइटोप्लाज्म होता है। इसीलिए ये थोड़ा सा एफिनिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ द मोर्डेंट इन केस ऑफ H&E stain, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एलम। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से है। अभी तक हम लोग देख रहे थे, अभी पैथोलॉजी से देख लिया हम लोगों ने, बाकी हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें देख लिया, और अभी हम लोग आके पहुंच गए हैं पैरासाइटोलॉजी में। सो द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। सो द क्वेश्चन हियर इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टेनिया सोलियम फॉर मैन इज। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज पूछा है, इन्फेक्टिव स्टेज मतलब ऐसा स्टेज जिसपे इन्फेक्शन ये कॉज कर सकता है। ये क्वेश्चन से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अगर आप लोगों को पता है मलेरियल पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, यस और नो, यस और नो, मलेरियल पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, उसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? उसका इन्फेक्टिव स्टेज जिसको पता है जल्दी जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है, राइट। सो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टेनिया सोलियम यहाँ पे पूछा है। सो व्हाट आर टेनिया सोलियम्स? तो आप लोगों को टेप वर्म तो सुने ही होंगे, जैसे राउंड वर्म होता है, आप लोगों का टेप वर्म होता है, पिन वर्म होता है, ऐसे बहुत सारे वर्म्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अन पैरासाइटोलॉजी सेक्शन आप लोगों को ये जो होता है ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस देखते हैं। सो व्हाट आर टेप वर्म्स? टेप वर्म्स होता है जो आप लोगों का टेनिया सोलियम एज वेल एज टेनिया साजिनेटा, ये दोनों होते हैं आप लोगों के टेप वर्म्स। और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इन्फेक्टिव स्टेज के बारे में, टेनिया सोलियम का पूछा है, एंड नेक्स्ट पूछा है इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैन। किसके लिए? फॉर मैन, नॉट फॉर एनिमल्स, नॉट फॉर डॉग, या फिर किसी के लिए नहीं होता, फॉर मैन के लिए ये पूछा है इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? एग स्टेज, लार्वी वाला स्टेज, बोथ एज वेल एज एडल्ट। यहाँ पे मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी पे जो बोथ लिखा है इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एज वेल एज ऑप्शन नंबर बी, यानी एग या फिर लार्वा, और बोथ एग एंड लार्वा, एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, दैट इज द एडल्ट। तो कौन सा होता है? जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरे को कि कौन सा होता है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टेनिया सोलियम फॉर मैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिस्टिसर्कस लार्वा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द सिस्टिसर्कस लार्वा। तो आप लोगों को पता होगा कि टेप वर्म्स जो होते हैं, टेनिया सोलियम जो होता है, उसका इन्फेक्टिव स्टेज ये कौन सा स्टेज में मैन को इन्फेक्ट कर सकता है? दैट इज द लार्वा वाला स्टेज, एंड दैट वन इज सिस्टिसर्कस लार्वा। एग्जामिनेशन में गाइस ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा लार्वल स्टेज होता है, दैट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर टेनिया सोलियम फॉर मैन। सो द करेक्ट आंसर आप लोगों को मिल गया। अगर मिल गया वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question है on histopathology. So what are histopathology? All of you guys know that. So histopathology means study of tissues, right? So the question here is the coating thickness for tissue section is. तो यहाँ पे पहले जो होता है हमारे स्टेप्स थोड़ा सा देख लेते हैं ऑन हिस्टोपैथोलॉजी, अगर आप लोग भूल गए हो तो हिस्टोपैथोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं? सैंपल कलेक्शन करते हैं। कौन सा सैंपल कलेक्शन करेंगे? बायोप्सी कर सकते हैं, ऑटोप्सी भी कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोप्सी एंड बायोप्सी? मैं फिर से नहीं बोलूंगी, फिर से बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आप लोग देख लेंगे, आप लोगों को पता ही होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोप्सी एंड बायोप्सी, एंड वी रिसीव ऑल बोथ ऑफ द सैंपल्स, राइट। सो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वो वाले सैंपल को लेके, वो तो ऑलरेडी फॉर्मेलिन के जार में आया हुआ होता है। सो फॉर्मेलिन is the fixative here, right? So it will fix and it will prevent from autolysis as well as putrefaction, right?
सो ये होता है आप लोगों का बायोप्सी या फिर ऑटोप्सी सेक्शन। हम लोगों ने फॉर्मली में कलेक्शन कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर में डाल देते हैं। सो टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर में आप लोगों के अल्कोहल होते हैं, जाइलिन होता है, इम्प्रेग्नेशन के लिए मिल्टेड पैराफिन वगैरह भी होता है, एंड इट विल टेक 18 to 24 आवर्स फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एम्बेडिंग करते हैं थ्रू पैराफिन ब्लॉक। तो पैराफिन ब्लॉक यूज करके हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, दैट इज द एल ब्लॉक। एंड एल ब्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग मेरे को बताएंगे। एल ब्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेरे को बता दीजिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एल ब्लॉक, राइट। क्वेश्चन गाइस ऐसे वाला क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में पूछेगा, चाहे आप लोग स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप लोग सेंट्रल बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सारे एग्जामिनेशन में ऐसा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। सो यहाँ पे दिया गया है ब्लॉक, हम लोगों ने तो अभी तक बना ही लिया। एम्बेडिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस इज द माइक्रोटॉमी। तो माइक्रोटॉमी का मतलब होता है वी कट द टिश्यू टू द थिकनेस जो होता है उसको थीन सेक्शन में, यानी हम लोग को सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखना होता है इन द माइक्रोस्कोप। हम लोग इतना बड़ा सा टिश्यू को लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर में तो नहीं देख सकते ना, तो इसीलिए हम लोग उसको थीन सेक्शन में यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के अंदर में देखते हैं, इसीलिए हम लोग उसको स्लाइड के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं, वो वाला सेक्शन को, रीवन सेक्शन को, और माइक्रोटोमी। अगर आप लोगों ने हिस्टोपैथोलॉजी लैब में काम किया होगा तो आप लोगों को जरूर पता होगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो रीवन सेक्शन आता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं ऑन माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड, और उसके बाद उसको हम लोग स्टेन करके माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज कटिंग थिकनेस। आप जो टिश्यू सेक्शन को कट करते हैं ना, आप लोगों को सिंगल लेयर ऑफ सेल चाहिए, आई नो दैट, लेकिन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होने के लिए आप लोगों को कितना थिकनेस में कट करना पड़ेगा टू द टिश्यू सेक्शंस। तो गाइस 1 to 2 माइक्रोन, 3 to 4 माइक्रोन, 5 to 6 माइक्रोन एंड 7 to 8 माइक्रोन दिया गया है आप लोगों के ऑप्शंस में। क्या गाइस आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 3 to 4 माइक्रोन। 1 to 2 माइक्रोन इन केसेस जो होता है बहुत ही थिन हो जाएगा, हम लोग इसको अच्छे से कट नहीं कर पाते, लेकिन यूजुअली वी यूज 3 to 4 माइक्रोन फॉर सेक्शन कटिंग, जो थिकनेस होता है फॉर टिश्यू सेक्शंस, राइट। किसी को कोई डाउट, जिसको जो डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकता है, नहीं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम आईडी इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन वायरोलॉजी। देखिए आप लोग को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आप लोग 20 से 30 मिनट देंगे 3-4 दिन में, जैसे कि मेरा वीडियो आ रहा है, और आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हर चीज से आप लोगों को जानकारी मिलेगा, वो भी फ्री में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्स, यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं बोल रही हूँ, दैट इज द सार्स। सो व्हाट इज सार्स आप लोग मेरे को बताएंगे। सो सार्स इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द वायरस। तो ऑलरेडी जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, वी आर डिस्कसिंग ऑन वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, राइट। किसी को कोई डाउट? वायरस नहीं, पैरासाइट का स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल, ठीक है। तो स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। और यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन में 4 वायरस का नाम दिया गया है, 4 ऑप्शन में 4 वायरस का नाम दिया गया है। सो द फर्स्ट वन इज द सीएमबी। सीएमबी क्या होता है? सीएमबी होता है आप लोगों का साइटोमेगालो वायरस। कौन सा वायरस होता है? साइटोमेगालो वायरस होता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है एचएसवी। एंड फोर्थ में आप लोगों को दिया गया है मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर, एंड जिसको कोई भी इंट्रो नहीं चाहिए, दैट इज द कोरोना वायरस। नाम तो सुना ही होगा, राइट। पैंडेमिक, कोरोना वायरस, कोविड। तो ये 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऐसा वायरस है व्हिच कॉजेस द सार्स। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सार्स क्या होता है, उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा ना द कॉजेटिव एजेंट, राइट। सो सार्स का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सीवियर होता है, एक्यूट होता है, इतना मतलब क्रोनिक वगैरह नहीं होता कि मतलब होने के बाद तुरंत जिसको हुआ उसका डेथ हुआ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी, एंड यानी आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया इट इज रिलेटेड समथिंग टुवर्ड्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे आप लोगों का लंग्स एडिक्ट हो सकता है, लंग्स अफेक्ट हो सकता है, ट्रैकिया वगैरह हो सकते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, ये सारी चीजें जो होता है दैट इज रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अफेक्टेड होगा। एंड फोर्थ वाला जो एस लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है सिंड्रोम। सो गाइज आप लोगों को क्या पता है व्हाट आर सिंड्रोम्स? पहले वीडियोस में भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो भी ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलरली
मेरा वीडियोस देखते रहते हैं, उन लोगों को बहुत सारे वर्ड का मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मीनिंग गाइस आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, ठीक है। सो व्हाट आर सिंड्रोम्स? सिंड्रोम्स आर द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड एज सिंड्रोम, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ऐसा बहुत सारे सिम्टम्स अगर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज सिंड्रोम, राइट। तो सार्स का फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल गया। अभी आप लोग बताएंगे सार्स इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द वायरस? साइटोमेगाला वायरस, आप लोग ऐसा सोच पा रहे हो क्या? इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर कोरोना वायरस? तो ये जो वायरस होता है, और डिले नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया है ना? सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया है ना? लेना चाहिए, ठीक है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कॉज करता है आप लोगों का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है दैट इज ऑल्सो ऑन वायरोलॉजी। नो, आई डोंट थिंक सो। सो व्हिच डिसीज इज नोन एज ब्रेक बोन डिसीज? ऐसा कौन सा डिसीज होता है जो कि आप लोगों का ब्रेक बोन डिसीज होता है? यानी बोन जो होता है आप लोगों का ब्रेक बोन का मतलब होता है इतना पेन होना ऑन बोन्स कि आप लोग जो होता है आप लोगों के पास पेशेंस ही ना रहे, ठीक है। इतना पेन होता है, इतना पेनफुल होता है ये वाला डिसीज, दैट इज अ ब्रेक बोन डिसीज। जिन लोगों को हुआ होगा उन लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता होगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन से आप लोग पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों को दिया गया है डेंगी, ठीक है, डेंगी वायरस। एन्सेफेलाइटिस, दैट इज अ जापानीज एन्सेफेलाइटिस, यू कैन से इट एज मेनिंजाइटिस होता है आप लोगों का सीएसएफ में। सो सीएसएफ क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। वहां पे इन्फेक्शन को हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। एंड फाइनली आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लीवर सिरोसिस, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। किसी को कोई डाउट? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। सो लीवर सिरोसिस हो जाना मतलब जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लोगों का क्या होता है ना, लीवर सिरोसिस धीरे धीरे आप लोगों का स्लोली स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का जिसका मतलब होता है ब्रेक बोन डिसीज? ब्रेक बोन डिसीज होता है कौन सा डिसीज को हम लोग बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है आप लोगों को, दैट इज द डेंगी। डेंगी वायरस जो होता है, जैसे डेंगू का आप लोगों को बहुत टाइप्स पता होगा, डेंगू 1, 2, 3, और उसका जो एंटीजन हम लोग कौन सा एंटीजन टेस्ट करते हैं, दैट इज NS1 एंटीजन टेस्ट करते हैं। गाइस ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ लेगा। ऐसा नहीं है कि जो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ लेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा टर्नओवर करके पूछ लेगा और आप लोग बताएंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने नहीं देखा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो द क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द डेंगी वायरस। इसके लिए हम लोग NS1 एंटीजन टेस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑन इम्यूनोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। द सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज, सो व्हाट आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आर आल्सो द एंटीबॉडीज। सो व्हाट आर एंटीबॉडीज? आप लोगों को यही डाउट हो रहा होगा, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को तो पता है। व्हाट आर एंटीबॉडीज? सो एंटीबॉडीज इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एंटीजेंस। तो जैसे कि आप लोगों का कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होता है, कोई भी पैथोजन होता है, इट विल अटैक योर बॉडी, राइट। तो आप लोगों की बॉडी में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, कुछ प्रोटेक्टिव नेचर वाला मैकेनिज्म होता है, सो दैट आर कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। सो एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक है, जिसके बदले आप लोगों का वो वाला एंटीजन जो है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फागोसाइटोसिस हो सकता है आप लोगों का, जैसे कि हमारे बॉडी में मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, वो तो बड़ा सा चैप्टर है, फिर कभी देखते हैं। लेकिन यहाँ भी पूछा है सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन आप लोगों को पता होगा 5 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 5 टाइप्स का होता है। सो फर्स्ट वन इज द IgG, IgM, IgA, IgD एंड IG कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है आप लोगों को IgG दिया गया है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन G। इसका इंट्रो आई डोंट थिंक आप लोगों को देना पड़ेगा। दिस इज द placental immunoglobulin and it is transferred from mother to the fetus, ठीक है, through placental barrier it crosses। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कभी कभार कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है which crosses the placental barrier and it will reach to the fetus and that is none other than the IgG or the immunoglobulin gamma, right। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का IgA और immunoglobulin alpha, that is immunoglobulin alpha जो होता है it is present in your milk, यानी this is present mainly in your secretory products। secretory immunoglobulin इसीलिए हम लोग बोलते हैं IgA को। आप लोगों का आंसर मिल गया, सब लोगों का आंसर मिल गया है, yes or no?
So secretory immunoglobulin is the IgA or the immunoglobulin alpha which is present in your secretory functions, यानी जो भी secretions आप लोगों के बॉडी से हो रहा है ना उसके अंदर में कोई भी immunoglobulin अगर प्रेजेंट होगा that is none other than the IgA। चलिए नेक्स्ट जो होता है आप लोगों को दिया गया है IgM यानी immunoglobulin mu, ठीक है। वो वाला IgM जो होता है मेनली आप लोगों को कहाँ पे में देखने के लिए मिलता है, रीसेंट इन्फेक्शन कोई भी हुआ है, रिसेंटली कोई भी इन्फेक्शन होता है आप लोगों के बॉडी में, तो आप लोगों के बॉडी में तुरंत जो एंटीबॉडी या फिर तुरंत जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन होता है ना दैट इज द IgM जो होता है आप लोगों का एक्चुअली दे आर द हेल्पर, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन M जो होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दैट इज द IgE इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। तो ये वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ना इट हेल्प्स इन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में ये वाला इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है आप लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है आप लोगों को बॉडी में, जैसे स्किन रैशेस वगैरह हो जाता है ना, रेड कलर का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन दिखाई देता है ऑन योर स्किन, सो देयर बिकॉज ऑफ दिस इम्यूनोग्लोबुलिन E एप्सिलॉन जो कि प्रोटेक्ट करता है आप लोगों को आपके बॉडी को फ्रॉम एनी फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस, ठीक। 4 ऑप्शंस आप लोगों को मिल गए हैं, आप लोगों को आंसर भी पता चल गया है कि द सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा और द IgA, ठीक है। चलिए हम लोग आके पहुंच गए हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के पास। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, तो जल्दी से विदाउट एनी डिले सब लोग जल्दी से ये वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन पे बता दें। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा इज इन्फेक्शन ऑफ, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो कौन सा इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, बोथ A एंड B। कौन से सिस्टम, जैसे कि आप लोगों को बॉडी में जितने भी सिस्टम क्यों ना हो, इन्फ्लुएंजा जो होता है ये एक ऐसा वायरस होता है, ये कौन से सिस्टम का आप लोगों का इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। ये कौन से सिस्टम को इन्फेक्शन कॉज करता है, दैट इज यूरिनरी सिस्टम, नो, लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो नो। तो अगर यूरिनरी सिस्टम नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है बोथ A एंड B ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लोगों का बच जाता है ऑप्शन नंबर A दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसी को नहीं भूलना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंजा इज इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल गया होगा फ्रॉम दिस, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, थैंक यू।